कल की क्लास में थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था जिस वजह से कैंसिल हुई थी। ठीक है, सेम अपन लेक्चर 4 हमारा है। ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। क्लियर? तो वहां पे स्पेसिफाई मैंने किया है क्यूब, मतलब कंक्रीट का एक मैंने क्यूब बनाया और यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर उसको टेस्ट किया और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया, जिसको आपने किससे डिनोट कर दिया? एफसी से डिनोट कर दिया। अब जब हम कंक्रीट को स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं तो शेप भी चेंज होगा। मतलब अभी तो आपने क्यूब निकाला था, लेकिन अब हो सकता है आपका कोई दूसरा शेप। सेकंड मैंने बोला यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका लोड आ रहा है। क्लियर? तो जब स्ट्रक्चर में शेप चेंज होगा तो लोडिंग कंडीशन भी चेंज होगी। तो जब शेप चेंज हो रहा है, लोडिंग कंडीशन चेंज हो रही है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आप कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या लोगे। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई क्यूब हमने लिया था और क्यूब का हमने जो निकाला था कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो हमने एफसीके निकाला था। तो अगर हम इस एफसीके को क्या करें, 1.5 ये फैक्टर हमने यहाँ पे लिया। याद रखना ये कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये एक फैक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करेगा कंक्रीट का शेप जो चेंज हो रहा है और लोडिंग की कंडीशन जो चेंज हो रही है, उसके लिए आपने ये फैक्टर ले लिया। क्लियर? तो इस एफसीके को आपने इस 1.5 फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.67 एफसी। क्लियर? तो कंक्रीट की स्ट्रक्चर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 0.67 एफसीके होती है। कितनी होती है? 0.67 एफसीके आपकी होती है। ठीक है, और याद रखना ये आपकी स्ट्रेंथ जो है ये आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंसीडर करते हो। तो कंक्रीट की स्ट्रक्चर के अंदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, तो 0.67 एफसीके आपका होता है। क्या होता है? 0.67 एफसीके आपका होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकली अपन यहां पे देख लेते हैं क्या लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट obtained by dividing characteristic compressive strength of cube, क्यूब की जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है दैट इज द एफसीके, बाय अ फैक्टर 1.5। हम एक फैक्टर लेते हैं 1.5, क्लियर, उससे डिवाइड करना है। और ये फैक्टर जो लिया है टू अकाउंट फॉर वेरिएशन इन शेप ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के शेप में जो वेरिएशन आया है, मतलब अदर देन क्यूब के अलावा अगर आपने कोई दूसरे शेप का कंक्रीट यूज किया है, एंड वेरिएशन इन लोडिंग कंडीशन, कहने का मतलब ये है कि यूनिएक्सियल कंप्रेशन के अलावा अगर किसी दूसरे टाइप की लोडिंग आती है तो आपको एफसीके को 1.5 फैक्टर से डिवाइड करना है और जो आपको वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर? 10 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर टेकन एज एफसीके डिवाइड बाय 1.5 इक्वल्स टू 0.67 एफसीके और ब्रैकेट में लिखा हुआ है WSM, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्लियर? तो कंक्रीट की स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेंथ आपकी होती है वो आपको पता चल गई है। हाँ, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं कि अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे हमने क्यूब बनाया है तो क्या हम कोई दूसरा शेप नहीं ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए? क्यूब से ही हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्लियर? तो देखो, यूनिएक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ स्पेसिमेन, जैसे कि क्यूब आपका हो गया, सिलेंडर आपका हो गया और प्रिज्म आपका हो गया है। मतलब आप ये सारे शेप यूज कर सकते हो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक है, ये सारे शेप आप यूज कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो सिलेंडर और प्रिज्म आपका है, तो सिलेंडर और प्रिज्म आप यूएस एंड जर्मनी में यूज करते हो। क्लियर? अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो ये आपका यूएस में, और प्रिज्म की मैं बात करूं तो ये जर्मनी में। मतलब यूएस और जर्मनी के अंदर सिलेंड्रिकल और प्रिज्म शेप आपके कंक्रीट के यूज किए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए। क्लियर? इन इंडिया की बात करें तो आप जनरली क्यूब की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर सिलेंडर भी यूज होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्यूब और सिलेंडर का कंपैरिजन। क्लियर? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर अपन निकाल के देखें, यहाँ पे कंपैरिजन देखें कि भाई कंक्रीट क्यूब वर्सेस सिलेंडर की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है, कुछ अलग आती है या सेम आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका एक सिलेंडर का फिगर बना हुआ है, ये आपका एक क्यूब है। क्लियर? अगर मैं बात करूं डायमेंशंस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो हमारा क्यूब होता है ये कितना होता है 150 mm। ठीक है, ये भी कितना होगा आपका 150 mm। ये भी आपका जो होगा वो होगा 150 mm। ठीक है, 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm साइज का आपका क्यूब होता है जो आप यूज करते हो। अगर सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ पे देखो डायामीटर आप देख रहे होंगे कि डायामीटर लिखा हुआ है। तो अगर डायामीटर की अपन बात करते हैं तो डायामीटर जो आपका होता है वो आपका होता है यहाँ पे कितना, देखो 150 mm। 150 mm का आप डायामीटर यूज करते हो। ठीक है, और अगर इसकी हाइट की मैं बात करूं तो हाइट जो होती है आपकी वो होती है 300 mm। 300 mm की हाइट होती है। क्लियर? इसलिए देखो यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे 2D लिखा हुआ है, मतलब जस्ट डबल आपने यहाँ पे कर दिया है। क्लियर? इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि लाइंस मतलब क्या बनी हुई है। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? अब क्या होता है कि जब टेस्ट किया गया, यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट किया गया एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन का और एक ट्यूब स्पेसिमेन का, तो जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन का रिजल्ट आपके सामने आया वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट आया एज कंपेयर टू ट्यूब। क्लियर? क्या बोला मैंने कि सिलेंड्रिकल का जो रिजल्ट निकल के आपको आया है वो आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट निकल के आया है एज कंपेयर टू ट्यूब। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है, फ्रिक्शन का इफेक्ट मतलब कि जैसे आपका ये क्या है, जैसे आपका ये स्पेसिमेन है। क्लियर? यूनिएक्सियल कंप्रेशन अपने को करना है, तो यूनिएक्सियल कंप्रेशन मशीन में एक नीचे आपकी स्टील की प्लेट होती है जिसके ऊपर ये स्पेसिमेन रखा रहेगा, एक ऊपर स्टील की प्लेट आपकी होगी तो वो रखेगी, और इसके ऊपर आप लोडिंग लगा रहे हो। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो इसकी जो हाइट है वो आपकी हाइट कम है, हाइट कम है तो ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टील प्लेट की जो ग्रिप होगी वो ज्यादा आपकी यहाँ पे बनेगी। क्लियर? तो ज्यादा फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल में आप देख सकते हो कि सिलेंड्रिकल में आपका, अगर इसी में मैं थोड़ा सा और देखूं तो देखना हो क्या रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो यहां से आपका क्या लग रहा होगा, ठीक है, यहां से आपका क्या आ रहा होगा, ये आपका यूनिएक्सियल कंप्रेशन की अपन बात कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आपका ये स्टील की प्लेट नीचे से इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगा रही होगी, ऊपर से कंप्रेशन फोर्स लगा रही होगी। क्लियर? तो इसका जो ग्रिप आपका बन रहा होगा, अभी अपन डिटेल में समझेंगे और, ठीक है। तो ग्रिप जो आपका बन रहा होगा और जो फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, तो फ्रिक्शन आपका कहाँ तक डेवलप हो रहा है, वो फ्रिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ तक डेवलप हो रहा है, ये आपका
सपोज यहाँ तक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है और सपोज नीचे से यहाँ तक फ्रिक्शन आपका डेवलप हो रहा है। अब ये फ्रिक्शन अगर आपका डेवलप हो रहा है तो ये आपका जो सेंट्रल पोर्शन यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। ये जो सेंट्रल पोर्शन निकल के आएगा ये आपका क्या है, ये है आपका अनअफेक्टेड बाय लेटरल स्ट्रेस। मतलब फ्रिक्शन डेवलप जो आपका हो रहा है तो लेटरली जो आपका स्पेसिमेन है, लेटरली जो आपका स्पेसिमेन है वो इस सेंट्रल पोर्शन में लेटरली स्ट्रेसेस के ऊपर नहीं लग रहे हैं। इसलिए मैंने क्या बोला कि इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा एप्रोप्रिएट मिलेगा एज कंपेयर टू क्यूब। क्यों? क्योंकि आप क्यूब में देख सकते हो कि इसकी हाइट जो है आपकी कम है, हाइट कम है तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा लेटरल स्ट्रेस इसके ऊपर लग रहा है। मतलब पूरा क्यूब के ऊपर आपकी स्ट्रेसेस आ रही है। देखो स्पेसिमेन अफेक्टेड बाय लेटरल स्ट्रेसेस थ्रू आउट इट्स हाइट, पूरी हाइट तक आपका ये अफेक्टेड है स्ट्रेसेस से। क्लियर? इसलिए इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शंस आपका ज्यादा आएगा। क्लियर? 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 तो समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने कि इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग सिलेंडर, इट इज फाउंड बाय टेस्टिंग, it is found by testing cylinder under axial compression, under axial compression, under axial compression gives more appropriate result, gives more appropriate result। क्लियर? ज्यादा एप्रोप्रिएट आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? बिकॉज इफेक्ट, बिकॉज किस वजह से मिल रहा है आपको ये, बिकॉज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज इफेक्ट ऑफ, बिकॉज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मशीन, बिटवीन 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 मशीन, जो मशीन आपकी है उसकी जो प्लेट्स आपकी हैं, क्लियर, मशीन, बिटवीन मशीन एंड मशीन प्लेट्स एंड स्पेसिमेन एंड specimen and specimen is almost nil, is almost nil। आपने देखा सेंट्रल पोर्शन जो आपका है अनअफेक्टेड आपका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई जो हमारी सिलेंडर की स्ट्रेंथ निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, तो सिलेंडर स्ट्रेंथ जो आपकी यहाँ पे निकल के आएगी, अच्छा सिलेंडर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब 150 mm का आपका इसका क्या रहने वाला है, डाया रहने वाला है, और 300 mm आपका ये क्या रहेगा, 300 mm आपका ये लॉन्ग रहेगा। ये क्या आएगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी, ये आएगी आपकी 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्यूब जो आपका रहेगा वो रहेगा 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, ठीक है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा वर्बली समझाया था वो आप यहाँ पे देखना, आपको थ्योरेटिकली मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे,
सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिएशन इज द डिफरेंट लेंथ टू डायामीटर रेशियो। मतलब ये मेन मुद्दा जो यहाँ पे उठ के आया है ना कि भाई सिलेंडर जो आपका है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे रहा है एज कंपेयर टू क्यूब। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट आया है आपका वो क्या आया है कि लेंथ और डायामीटर के रेशियो में जो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्लियर, क्या मिल रहा है, जो आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्यूब और सिलेंडर्स के अंदर। अब अगर सिलेंडर की मैं बात करूं तो आप देखो यहाँ पे 300 mm और 150 mm और 150 mm बाई 150 mm, तो मतलब लेंथ टू डायामीटर रेशियो जो आपका है, क्लियर, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लेंथ टू डायामीटर रेशियो। तो देखो लेंथ टू डायामीटर रेशियो अगर आप बात करोगे सिलेंडर की, अगर आप बात करो तो लेंथ कितनी है भाई, ये 300 है और डायामीटर कितना है 150 है, तो क्या निकल के आएगा 2/1 निकल के आएगा, निकल के आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो लेंथ बाई डायामीटर, क्लियर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाँ 150 डिवाइड बाई 150, तो आपका 1/1 आ जाएगा, क्लियर आएगा। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने कि द लेंथ टू डायामीटर रेशियो और क्यूब इज 1:1 while the cylinders the ratio is 2:1। जब सिलेंडर का रेशियो आपका 2:1 आ रहा है और क्यूब का आपका 1:1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई क्यूब आर स्ट्रॉन्गर, डेट्स इज भाई क्यूब्स आर स्ट्रॉन्गर, इसलिए आपका क्यूब जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। कहने का मतलब ये है मोस्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आपको ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है, ज्यादा वैल्यू आपको कौन दे रहा है, क्यूब आपको दे रहा है। क्यों दे रहा है क्यूब ज्यादा वैल्यू आपको, उसका रीजन समझना कि जब हम कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन के अंदर सैंपल को पुट करते हैं तो देखो इन एडिशन द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन टॉप प्लेटर्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया टू इंटरफेस विथ द क्यूब देन द सिलेंडर। मतलब जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के ऊपर वाली प्लेट आपकी होती है वो आपको ग्रेटर सरफेस एरिया यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करा रही है, किसके साथ, क्यूब के साथ, सिलेंडर की कंपेरिजन, इंक्रीजिंग कन्फाइनमेंट टू द क्यूब स्पेसिमेन। अब ज्यादा आपका अगर वो इंटरफेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रही है तो भाई क्यूब जो आपका होगा उसके ऊपर उसकी जो ग्रिप बनेगी वो बहुत ज्यादा बनने वाली है, यही बोला ना, इंक्रीजिंग कन्फाइनमेंट टू द क्यूब स्पेसिमेन। कन्फाइनमेंट मतलब कि पकड़, तो क्यूब के ऊपर जो पकड़ होगी वो ज्यादा आपकी होगी, क्लियर। फिर क्या बोला, thus because there is more confinement for the cubes by platons of the compression testing machine, the cube sample will require higher stress to fail compound to the cylinder। मतलब अगर ज्यादा ग्रिप उसके ऊपर बन रही है तो अब हाई स्ट्रेस भी आपको चाहिए उस क्यूब को फेल करने के लिए, क्लियर, उस क्यूब को फेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा हायर स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू सिलेंडर। बिफोर द स्पेसिमेन अ क्यूब और सिलेंडर इज लोडेड, क्लियर, लोडिंग की पहले की बात कर रहे हैं, द स्टील प्लेट्स आर पोजिशन्ड अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे आपकी प्लेट्स होंगी, स्टील प्लेट, द स्पेसिमेन, क्लियर। In contrast to the concrete specimen, there is no lateral expansion at all in the steel plates, clear, मतलब कि किसी भी प्रकार का lateral expansion होगा क्या, नहीं होगा। This implies that the steel will prevent concrete from expanding laterally as a result, मतलब जो स्टील की प्लेट आपकी है वो कंक्रीट को laterally expand नहीं होने देंगी, उसको प्रिवेंट करेंगी। Thus, steel platons will prevent the concrete specimen from expanding laterally. This is a common occurrence in the specimen concrete structure, which is located close to the plate
end. As a result, in addition to the compressive stress brought on by the imposed compressive force, friction tension develops between the plate and specimen. Clear? तो जैसे ही आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे स्पेसिमेन और प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन टेंशन आपका डेवलप होना चालू हो जाएगा. एज अ रिजल्ट एलिमेंट इनसाइड द स्पेसिमेन विल एक्सपीरियंस शियर स्ट्रेस. इससे क्या होगा, जो स्पेसिमेन है वो शियर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करेगा. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिंग स्ट्रेसेस ऑन द स्पेसिमेन. किस टाइप की, देखो एक तो फ्रिक्शन स्ट्रेस आपकी आएंगी जो स्टील प्लेट और कंक्रीट स्पेसिमेन के बीच में लगेंगी. दूसरा आपका कंप्रेसिव फोर्स है जो आपका स्पेसिमेन के ऊपर एक्ट कर रहा है. क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है. ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ से आपका कंप्रेसिव फोर्स आ रहा होगा. अब सिलेंड्रिकल में क्या हो रहा है कि जो स्टील की प्लेट है वो आपको ज्यादा बेटर ग्रिप नहीं दे पा रही है, सरफेस एरिया ज्यादा नहीं दे पा रही है. उसकी वजह से फ्रिक्शन जो आपका है वो आपका यहाँ तक डेवलप हुआ, ये यहाँ तक आपका डेवलप हुआ, और सेंट्रल पोर्शन जो आपका है वो अनअफेक्टेड रह गया लेटरल स्ट्रेस. क्लियर? सिर्फ इस जगह पे आई है. क्लियर? सिमिलरली आप क्यूब में यहाँ देखोगे तो ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट के द्वारा यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड किया गया, ग्रिप ज्यादा बनी, तो ओवरऑल हाइट तक ही इसके ऊपर आपकी लेटरल स्ट्रेसेस एक्ट हो रही हैं. मतलब वो प्लेट्स इसको लेटरली एक्सपांड नहीं होने दे रही. अब आपको ही पता है कि अगर इसके अंदर क्रैक डेवलप होगा तो ये लेटरली एक्सपांड तो करेगा, तो इसमें आपको हायर स्ट्रेसेस की जरूरत पड़ रही है. क्लियर? Next, it has been noted that the cube overall height is affected by the restraint caused by friction between the specimen and the platters. Clear? तो मतलब यहाँ पे कहने का वही हो गया कि क्यूब जो आपका है ओवरऑल हाइट तक अफेक्टेड है आपका रेस्ट्रेंट से, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ है स्पेसिमेन और प्लेटन के बीच में. क्लियर? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि क्या हुआ है कि आपका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा ऑफर यहाँ पे हो रहा है. The cylinder on the other hand has unaffected part in this situation. और इस सिचुएशन में सिलेंड्रिकल पार्ट जो आपका होता है वो आपका अनअफेक्टेड होता है. क्लियर? नेक्स्ट, द क्यूब एंड सिलेंडर्स फेल बाय शीयरिंग. जो क्यूब और सिलेंडर आपके होंगे वो शीयरिंग से फेल होते हैं, और शीयरिंग एंगल जो आपका होता है एट 45 एंड 60 डिग्री आपका यहाँ पे एंगल होता है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. क्लियर? तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अगर देखा जाए तो रिस्पेक्टिवली 45 और 60 डिग्री पे आपके फेल होते हैं. क्लियर? एज अ रिजल्ट इट इज ऑब्वियस दैट द क्यूब स्पेसिमेन विल एक्सपीरियंस ग्रेटर ओवरऑल स्ट्रेस. क्लियर? मतलब क्यूब पे आपका ग्रेटर स्ट्रेसेस लग रही हैं देन सिलेंडर स्पेसिमेन. कहने का मतलब इवन विद द सेम कंक्रीट मिक्स आपने लिया है. क्लियर? तो हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी आएंगी वो क्यूब के ऊपर आने वाली है एज कंपेयर टू सिलेंडर. So there is an equation that approximately governs the relationship between the cube and cylinder strength, which is follows. ठीक है? तो सिलेंडर और क्यूब की स्ट्रेंथ जो आपकी निकल के आ रही है उसके अंदर एक इक्वेशन आपकी है. जो इक्वेशन आपकी क्या है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब. क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपका होगा 1.25 इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर. क्लियर? अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने अभी आपको एक लाइन लिखाई थी, उसमें लिखाया था कि आपकी जो सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है, सिलेंडर स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वो आपकी 0.8 इंटू क्यूब स्ट्रेंथ होती है. ये लिखाया था अभी शुरुआत में. तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है. क्यों सही है? क्यों सही है? अगर मैं इस 1.25 को इधर लेके जाता हूं, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 1 डिवाइड बाई 1.25 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.8 मिलेगा. कितना मिलेगा? 0.8 मिलेगा. क्लियर? तो ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी आपकी सही है. ठीक है? ठीक है, आया आपको ये सब समझ में? ठीक है, होप सो ये आया होगा आपको समझ में. इसलिए आपको एक यहाँ पे कंक्लूजन में बताना चाहता हूं कि कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अगर बोला जाए आपसे व्हाट शुड बी यूज्ड, हमें सिलेंडर यूज करना चाहिए कि क्यूब यूज करना चाहिए, तो देखो
यहाँ पे अपन लिखते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अपन ने सिलेंडर लिख दिया और इधर साइड आपका ट्यूब लिख दिया, ठीक है। कंडीशंस आप देखो यहाँ पे, कंडीशंस आपकी क्या है, व्हाट शुड बी यूज्ड, व्हाट शुड बी यूज्ड, ठीक है, पहली। और दूसरा एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअली हम क्या यूज कर रहे हैं और हमें क्या यूज करना चाहिए, ये दो कंडीशंस यहाँ पे ली गई हैं। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट शुड बी यूज्ड, हमें इन दोनों के कंपैरिजन में क्या यूज करना चाहिए, तो मैं सिलेंडर को यूज करूंगा, ट्यूब को यूज नहीं करूंगा। लेकिन एक्चुअली यूज की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली हम ट्यूब को सिलेंडर को यूज नहीं करते हैं, हम किसको यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्यूब, किसको यूज करते हैं, ट्यूब को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि कंक्रीट को जो आप डिजाइन करते हो तो कैसे डिजाइन करते हो, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद रखना है, तो मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको लिखे देता हूँ, आप नोट पॉइंट में याद रखना उसको। पहला नोट पॉइंट आपका है, कंक्रीट इज डिजाइनेटेड बाय, कंक्रीट इज डिजाइनेटेड बाय, कैसे डिजाइनेटेड आप करते हो, कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और इसका जो रिजल्ट निकलता है कितने डेज में निकलता है, एट 28 डेज, कितने डेज में निकलता है, 28 डेज में आपका निकलता है रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि कंक्रीट जो आपका होता है ना, तो इसका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या है। तो एक चीज याद रखना कि जो कंक्रीट अगर आपका है, अगर हम उसको 7 दिन से कम अगर क्यूरिंग करते हैं, मतलब मान लो 4 दिन आपने कर दी, 5 दिन आपने कर दी, 6 दिन आपने कर दी, मतलब 7 से कम आपका हो गया, तो जो आफ्टर 28 डेज उसकी स्ट्रेंथ का आप टेस्ट करोगे ना, तो वो आपको कम मिलेगी, क्लियर। इसलिए आईएस कोड बोलता है कि मिनिमम कंक्रीट का जो क्यूरिंग पीरियड आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 डेज आपका होना चाहिए, क्लियर। तो इफ द कंक्रीट इज क्योर्ड, if the concrete is cured, clear, for less than 7 days, for less than 7 days, ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेंथ एट 28 डेज, स्ट्रेंथ एट
28 days 28 days will be quite less, will be quite less। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या होना चाहिए, हेंस मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, हेंस मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो आपका होगा वो कितना होगा, इज 7 डेज, इज 7 डेज फॉर ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने वो भी पढ़ा था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़े थे। ठीक है, नॉमिनल मिक्स होता था आपका, डिजाइन मिक्स होता था, नॉमिनल मिक्स में हमने ग्रेड यहाँ पे पढ़े थे। तो जो वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके होते हैं ना, वो सभी आपके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड होते हैं। क्लियर, तो देखो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ grade of concrete are based on characteristic strength as per IS कोड। ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड होते हैं। एज पर IS कोड अगर देखा जाए तो एज पर IS कोड, एज पर IS कोड द वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्लियर, वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर यहाँ पे बात करें तो आप देखना, जैसे M10 हो गया आपका, M15 हो गया आपका, ठीक है, और M20 हो गया आपका, ये ग्रेड आपने देखे। ठीक है, तो ये जो ग्रेड आपके हैं, अगर इस ग्रेड की मैं बात करूं तो इन तीन ग्रेड की अगर मैं बात करूं, M10, M15 और M20 की अगर मैं बात करूं, तो IS कोड इनको बोलता है कि ये आपके क्या है, ऑर्डिनरी ग्रेड है। ये आपके क्या है, ये आपके ऑर्डिनरी ग्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं तो M20 हो गया आपका, M25 से M55, M25 से M55 की अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रेड आपके होते हैं, ये आपके ग्रेड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड होते हैं, और ये आपके क्या है, ये आपके ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट M60 से M90 की बात करें तो M60 से M90 के बीच के जितने भी आपके ग्रेड होंगे, ये सब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड होते हैं, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके हाई स्ट्रेंथ ग्रेड होते हैं। ठीक है, तो IS कोड के अकॉर्डिंग आपके जो ग्रेड की अपन बात कर रहे हैं, तो वो ये ग्रेड अपन ने यहाँ पे देख लिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ऑर्डिनरी ग्रेड कौन सा होता है, स्टैंडर्ड ग्रेड कौन सा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जैसे लिखा हुआ है M10, M15, M20, M25, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी अपने को देखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे एक ले लेते हैं,
ठीक है, एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैंने लिया M10, ठीक है, एक ग्रेड यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक ग्रेड मैंने यहाँ पे M10 ले लिया है। अब M10 ग्रेड में आप देखोगे कि जो आपका M है, क्लियर, और जो आपका यहाँ पे 10 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो आपका M है और जो आपका 10 है, इसको समझना। M जो आपका होता है रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट मिक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि आपका जो कंक्रीट है उसके अंदर क्या क्या चीजें मिक्स की गई है वो मिक्स बता रहा है M, क्लियर। और जो नंबर आपका है यहाँ पे वो क्या बता रहा है, नंबर, क्लियर। नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड, क्लियर। नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ग्रेड। और इसका भी मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंट ग्रेड तो कर रहा है, इसका भी मतलब क्या होगा, विच इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये क्या है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक, which is characteristic strength of 150 mm cube at 28 डेज। मतलब ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि M10 जो आपका ग्रेड है ना, उसकी जो FCK आपकी होगी वो होगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। क्यूब अगर आप बनाओगे इसका तो 28 दिन बाद जब स्ट्रेंथ इसकी निकलेगी तो वो आपकी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकलेगी। कितनी निकलेगी, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी निकलेगी, ठीक है, रहेगा याद। ठीक है, तो क्यूब की स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट आपका एक नोट है, वो नोट लिखते हैं अपन। नोट आपका है कि जैसे अभी आपने ये कोड पढ़ा, ये पढ़ा हुआ है ना, अकॉर्डिंग एच पर IAS कोड, क्लियर। तो IAS 456/2000 जो आपका होता है ना, वो आपका M60 और M60 और इसके ऊपर की जितने भी ग्रेड होते हैं इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्लियर। इसकी डिजाइन नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो IAS 456/2000, IAS 456/2000, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल टू, इज नॉट एप्लीकेबल टू, क्लियर, M60 एंड above grade, M60 एंड above grade, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या नहीं होगा, ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोट। IAS 456 जो आपका है, IAS 456/2000 जो आपका है, ये क्या बोलता है, रिकमेंड द मिनिमम ग्रेड, recommend the
मिनिमम ग्रेड, ये रिकमेंड करता है आपको मिनिमम ग्रेड कितना लेना है आपको, क्लियर, मिनिमम ग्रेड एज M20 फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। जो आरसीसी आपका होता है ना, आरसीसी में आप जो मिनिमम ग्रेड कंसीडर करोगे वो मिनिमम ग्रेड आप कंसीडर करोगे M20। M20 के नीचे का कोई भी ग्रेड आपका आरसीसी में आप यूज नहीं करोगे। तो ये मिनिमम ग्रेड यहाँ पे क्या किया गया है, ये मिनिमम ग्रेड आपका रिकमेंड किया गया है आईएएस कोड के द्वारा, क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो आपका ये मिनिमम ग्रेड है ये किस बेसिस पर आपकी आईएएस कोड ने कंसीडर कर लिया, किस बेसिस पर आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है कि किस बेसिस पर आपका ये मिनिमम ग्रेड आईएएस कोड ने दिया है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, मिनिमम grade of RCC used depend to the exposure condition, ये किस पर डिपेंड करता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी जो आप यूज्ड कर रहे हो M20, ये डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका एक्सपोजर कंडीशन पे ऊपर, क्लियर, इसके ऊपर करता है, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक्सपोजर कंडीशन आपकी क्या होती है वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप की आपकी एक्सपोजर कंडीशंस होती है। अच्छा, ये एक्सपोजर कंडीशंस जो आपकी होती हैं ये 5 मेजर एनवायरमेंटल कंडीशंस आपकी होती हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर मेजर 5 एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456 कोड दैट इज लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो अगर कोड के अकॉर्डिंग चले अपन, तो कोड के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे कितनी बोल रहा हूं मैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे 5 हमारी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है आपकी माइल्ड कंडीशन, दूसरी होती है आपकी मॉडरेट कंडीशन, तीसरी होती है आपकी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन और एक्सट्रीम कंडीशन, क्लियर। ये 5 आपकी मेजर एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस हैं। क्या है आपकी मेजर 5 एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है, और इन्हीं कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी क्या यूज करोगे, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले कंडीशंस को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कंडीशंस क्या कहलाती है। माइल्ड हम किसको बोलेंगे, मॉडरेट हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं माइल्ड कंडीशन की बात करूं, तो माइल्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि द कॉन्क्रीट सरफेस विच आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और aggressive condition except those situated in coastal areas are considered in mild exposure condition। यहाँ पे कोस्टल एरियाज वाली सिचुएशन को छोड़ दिया गया है और बोला गया है कि द कॉन्क्रीट सरफेस विच आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन, क्लियर। अब वेदर की अगर मैं बात करूं, क्लियर, तो वेदर की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि वेदर में क्या आ गया आपका, रेनफॉल आपका आ गया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेदर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जैसे एक कंडीशन की मैं बात करूं रेनफॉल, आपको क्या करना है, रेनफॉल से प्रोटेक्ट करना है, तो वो कंडीशन आपकी माइल्ड कहलाती है। अगर जनरली मैं बोलूं तो दिल्ली का जो कंडीशन है अभी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आप बोल सकते हो माइल्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका कि नेक्स्ट कंडीशन जो है वो नेक्स्ट कंडीशन आपकी है मॉडरेट कंडीशन, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, मॉडरेट कंडीशन। अब मॉडरेट कंडीशन आप किसको बोलोगे, तो देखो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन कंसीडर्ड व्हेन, कब कंसीडर करोगे, देखो
concrete surface sheltered from severe rain or freezing, सीवियर रेन और फ्रीजिंग कंडीशन आपकी आ गई है। कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू कंडेंसेशन एंड रेन, जो कंक्रीट सरफेस है अगर वो एक्सपोज्ड हो रही है आपकी कंडेंसेशन के लिए या रेन, क्लियर। नेक्स्ट, कंक्रीट कंटिन्यूअसली अंडर वाटर, जो कंक्रीट आपका है वो कंटिन्यूअसली अंडर वाटर है। कंक्रीट इन कांटेक्ट और वर्ड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, या तो ग्राउंड वाटर के अंदर आपका है कांटेक्ट में है, या फिर नॉन एग्रेसिव सॉइल के अंदर आपका कांटेक्ट में है। कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि मॉडरेट हमारी एक्सपोजर कंडीशन होता है तो उसमें हम क्या क्या चीजों को कंसीडर करते हैं, क्लियर। ये अपन ने यहाँ पे 5 पॉइंट देखे हैं कि हम मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में क्या कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। आगे अपन समझेंगे कि इन कंडीशंस के लिए आपको कौन सा कंक्रीट का ग्रेड यूज करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है सीवियर कंडीशन। अब सीवियर कंडीशन में क्या होगा, तो सीवियर कंडीशन में आप देखो यहाँ पे कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेजनल फ्रीजिंग, क्लियर। अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग सिचुएशन आ गई है, ओकेजनली आपका फ्रीजिंग सिचुएशन आ गई है, वो सीवियर रेन आपका हो गया है, क्लियर। नेक्स्ट, कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, अगर आपका कंक्रीट कंप्लीटली सी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है तो भी आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको सीवियर कंडीशन बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप देखो कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, कंक्रीट जो आपका है वो कोस्टल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है तो भी आपकी वो कंडीशन जो कहलाएगी वो सीवियर कंडीशन आपकी कहलाएगी। कौन सी कंडीशन कहलाएगी, आपकी सीवियर कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन में क्या होगा, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, सी वाटर अब उस पे क्या हो रहा है, बार बार स्प्रे हो रहा है, कोरोजिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ओकेजनल थी, यहाँ पे सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन आपकी है, क्लियर। नेक्स्ट है कंक्रीट इन कांटेक्ट विद और ब्रोड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल, क्लियर। अब यहाँ पे कौन सी सॉइल आ गई, एग्रेसिव सॉइल आपकी आ गई है और ग्राउंड वाटर आपका आ गया है, तो ये आपकी जो कंडीशन कहलाएगी वो आपकी वेरी सीवियर कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सट्रीम कंडीशन, क्लियर। एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन जो आपकी होती है वो क्या होती है, देखो एक्सट्रीम सीवियर एक्सपोजर कंडीशन कंसीडर्ड व्हेन सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर्स इन टाइडल्स जोन, कौन सी जोन में, टाइडल्स जोन में आपका आ रहा है, क्लियर। और डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड आपका हो रहा है लिक्विड सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स, केमिकल्स के भी कॉन्टेक्ट में आने लग गया है, तो वो एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन आपकी होती है, ठीक है। अब जो अभी आपने एक्सपोजर कंडीशंस पढ़ी हैं, जो भी आपने एक्सपोजर कंडीशंस अभी पढ़ी हुई हैं, अगर उन एक्सपोजर कंडीशंस को हम अगर किसके अंदर देखें, हम अगर देखें इंडियन मैप के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कलर देख सकते हो कि एक्सट्रीमली सीवियर, ये आपका सीवियर कलर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, ये निग्लिजिबल है, क्लियर। और आप यहाँ पे पूरे मैप के अंदर देख सकते हो इनको, क्लियर। मुंबई में कौन सा आ रहा है, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली, क्लियर। तो आप देख सकते हो न्यू दिल्ली वगैरह में आपको माइल्ड कंडीशंस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इंडियन मैप के अंदर प्लॉट की गई है एक्सपोजर कंडीशंस कि किस जगह पे किस टाइप की एक्सपोजर कंडीशन पाई जा रही है, और आपको उसके अकॉर्डिंग अपना क्या बताना है, आपको मिनिमम आरसीसी का ग्रेड बताना है कि भाई मिनिमम आरसीसी का ग्रेड हम कितना लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब मिनिमम ग्रेड की अपन यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमारे कंक्रीट का जो क्या बोलते हैं मिनिमम ग्रेड है वो कितना होना चाहिए, क्लियर। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जैसे हमारा प्लेन कंक्रीट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, तब डेफिनेशन बताई थी प्लेन कंक्रीट क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आपका क्या होता है। तो आप देखो यहाँ पे प्लेन कंक्रीट के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कॉलम आपका एक्सपोजर कंडीशन का है, और ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं,
तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर माइल्ड कंडीशन बनती है तो पीसीसी के लिए आपका मिनिमम ग्रेड निल है, ठीक है। मॉडरेट के लिए M15, सीवियर के लिए M20, वेरी सीवियर के लिए M20 और एक्सट्रीम के लिए M25। अगर आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। और अगर हम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो माइल्ड कंडीशन में आपका मिनिमम आरसीसी M20 होना चाहिए, जो IS 456 ने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। मॉडरेट में आप M25 कंक्रीट का ग्रेड लोगे, सीवियर कंडीशन में आप M30 कंक्रीट का ग्रेड लोगे आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए। वेरी सीवियर की अगर मैं बात करूं तो वेरी सीवियर में आप लोगे M35 और एक्सट्रीम में आप लोगे M40। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये आरसीसी के लिए है और ये आपके किसके लिए है? पीसीसी के लिए है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये आरसीसी के लिए आपका नोट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका किसके लिए है? आरसीसी के लिए है नोट पॉइंट, याद रखना। क्या है? फॉर एक्सपोजर कंडीशंस सीवियर एंड वेरी सीवियर, reduction of 5 mm may be made where concrete grade is M35 and above। अगर आप M35 ग्रेड और आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्लियर? आप यहाँ पे देखो क्या है, क्या बोला मैंने कि जैसे आरसीसी आपका हो गया, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आपका हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला? एक्सपोजर कंडीशन आपकी क्या है? सीवियर है और वेरी सीवियर है, सीवियर है और वेरी सीवियर है। रिडक्शन ऑफ 5 mm may be made। क्लियर? 5 mm may be made, 5 mm का आप रिडक्शन करोगे कब? जब कंक्रीट का ग्रेड आपका M35 और एवं, अगर आप M35 और इससे ज्यादा ग्रेड यूज कर रहे होगे तो 5 mm का आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए आप मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज करोगे? क्लियर? कितना यूज करोगे? मिनिमम कितना यूज करोगे? मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। क्लियर? तो सबसे पहले प्लेन कंक्रीट की मैं बात करूं तो प्लेन कंक्रीट के लिए माइल्ड कंडीशन जो आपकी होगी, माइल्ड कंडीशन में आपको 220 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मॉडरेट में 240 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीवियर में 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वेरी सीवियर में 260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एक्सट्रीम में 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप क्या करोगे? मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूज करोगे पीसीसी के लिए। और आरसीसी के लिए अगर मैं बोलूं तो माइल्ड में 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मॉडरेट में 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीवियर में 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेरी सीवियर में 340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एक्सट्रीम में 360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप क्या करोगे? मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूज करोगे आरसीसी के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस में, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसको भी अपन देख लेते हैं। आप चाहो तो बाद में क्या करना, एक टेबल बना लेना कंप्लीट, जिसके अंदर अलग अलग कॉलम बना के एक साथ लिख लेना, ठीक है। तो आपको एक साथ ही मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोजर कंडीशन, क्लियर? पीसीसी के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए? माइल्ड 0.60, मॉडरेट में 0.60, सीवियर में 0.50, वेरी सीवियर में 0.45 और एक्सट्रीम में 0.40। ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो है जब आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर रहे होंगे। और जब आप रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट करोगे तब एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वाटर सीमेंट आपका क्या होगा? देखो माइल्ड में 0.55, मॉडरेट में 0.50, सीवियर में 0.45,
वेरी सीवियर में 0.45 और एक्सट्रीम यहाँ पे मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्स टू मैक्स आप वाटर सीमेंट का क्या रेशियो यूज कर सकते हो वो यहाँ पे लिखा है प्लेन कंक्रीट के लिए और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के, ठीक है। चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है नॉमिनल कवर, कि कितना अपने को नॉमिनल कवर रखना है एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, एक्सपोजर कंडीशन तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा है नॉमिनल कंक्रीट कवर नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको जब बताऊंगा ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि नॉमिनल कवर आपका क्या होता है और इफेक्टिव कवर आपका क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने नाम सुना होगा इफेक्टिव कवर का और बहुत सारी जगह आपने नाम सुना होगा नॉमिनल कवर का, ठीक है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर इफेक्टिव कवर अपन देखते हैं लिखा हुआ होता है, तो उसको अपन आगे समझेंगे, ठीक है। अभी एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कंक्रीट जो आरसीसी है उसके अंदर नॉमिनल कवर हमारा क्या होना चाहिए, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे याद रखना नॉट लेस देन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर माइल्ड आपकी कंडीशन होती है तो 20 mm आपका नॉमिनल कवर रहेगा, मॉडरेट कंडीशन है तो 30 mm आपका नॉमिनल कवर रहेगा, सीवियर कंडीशन है तो 45 mm आपका नॉमिनल कवर रहेगा, वेरी सीवियर कंडीशन है तो 50 mm आपका नॉमिनल कवर रहेगा, एक्सट्रीम कंडीशन है तो 75 mm आपका नॉमिनल कवर रहेगा। क्लियर, तो ये नॉमिनल कवर का आपका क्राइटेरिया यहाँ पे हो जाता है कि भाई एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका नॉमिनल कवर क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन, मतलब इतना तो होना ही है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, एक नोट पॉइंट लिखा है फॉर मेन रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm डायामीटर। क्लियर, अगर मेन रेनफोर्समेंट बार जो आप प्रोवाइड करा रहे हो उसका डायामीटर आपका 12 mm है, तो फॉर माइल्ड एक्सपोजर, जो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है उसमें क्या बोला, द नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm। आप नॉमिनल कवर को कितना रिड्यूस कर दोगे, 5 mm आप रिड्यूस कर दोगे, क्या कर दोगे, 5 mm आप रिड्यूस कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, 5 mm आप रिड्यूस कर दोगे। क्लियर, ये डॉट पॉइंट अपन यहां माइल्ड पे बनाए देते हैं कि भाई माइल्ड जो कंडीशन है ना उसके लिए नोट पॉइंट लिखा हुआ है डॉट के फॉर्म में, ठीक है, नोट पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये डेटा आपको पूरा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल पूरा डेटा आपको। जो मिनिमम ग्रेड अपन ने पढ़ा था ना, कहा था मिनिमम ग्रेड, ये है मिनिमम ग्रेड, यहाँ पे लिखा है ना फॉर एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर रिडक्शन ऑफ 5 mm में बी मेड वेयर कंक्रीट ग्रेड इज M35 एंड अबव। इसमें एक नोट पॉइंट और आप लिख लो कि कोस्टल एरिया में आपका मिनिमम ग्रेड क्या होता है, तो आपको पता है कोस्टल एरिया में आपकी जो कंडीशंस बनती है वो सीवियर कंडीशन बनती है। क्लियर, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी इन कोस्टल एरिया, यहां लिखे देता हूं मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी इन कोस्टल एरिया इज M30। क्लियर, आपकी जो कंडीशंस यहाँ पे बनती है ना वो आपकी M30 वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ये M30 ग्रेड अपन ने लिखा है कि भाई कोस्टल एरिया में आपको मिनिमम M30 ग्रेड क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो ये जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है।
इसके बाद अपने को पढ़ना है अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन ने पूरा पढ़ लिया है, अब अपने को टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ना है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला जो आपका टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट वगैरह हो तो आप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।